तो एक तरफ कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन वक्त की जरूरत है और उसी वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप लग रहा है कि वैक्सीनेशन पर सियासत हो रही है। हमारे साथ तमाम खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत साहब हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एनके गांगुली साहब हैं, आप डायरेक्टर रह चुके हैं आईसीएमआर के। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर्जन डॉक्टर आरएस चहल साहब भी हैं। डॉक्टर चहल, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो बात, माफ कीजिएगा गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, जो बात टीएस सिंहदेव साहब अभी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, वो सवाल खड़ा कर रहे थे ना सिर्फ दाम पर बल्कि अवेलेबिलिटी पर, उससे ज्यादा। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तीन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। कुछ प्रदेश सरकारें पूरा होमवर्क नहीं करती और बात करती है। उन्होंने तीन बातों को इग्नोर किया। यह है कि वैक्सीन फेज मैनर में है और केंद्र सरकार ने कहा है कि एकदम पहली 1 मई को अगर 18 साल की उम्र के बच्चों को, बड़े लोगों को खोलेंगे तो सबको एक ही दिन वैक्सीन लगेगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे फेज मैनर में सीक्वेंसिंग करते हुए लगाना है और प्रदेश सरकारों को छूट दी है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को किसको कैसे लगाना है, उसको आप अपने शेड्यूल के अनुसार लगा लीजिए, पहली बात। दूसरी बात है कि अभी हमारे पास 2 वैक्सीन है। एक स्पुतनिक को परमिशन दे दी है और केंद्र सरकार ने यह अनाउंस किया है कि 8-9 और वैक्सीन जो WHO और इंटरनेशनल अलग अलग जगहों पे अप्रूव्ड है, उन लोगों को भारत में फास्ट ट्रैक परमिशन मिल जाएगी, तो वह भी आ जाएंगे धीरे धीरे। तीसरी बात है कि आज अमेरिका से केंद्र सरकार ने बातचीत करके जो रॉ मटेरियल भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम आ रही थी वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने का परमिशन सरकार, मतलब वहां पे आ गया है कंसेंट। और चौथी बात यह है कि इन लोगों को केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का। तो ये चारों महत्वपूर्ण बातें इग्नोर करके ये कह देना कि केवल हमें अवेलेबिलिटी की बात नहीं है, तो यह तो पूरी तरह से बात है। 14 गोपाल जी, डॉक्टर आरएस चहल साहब हमारे साथ, लगातार उनका वास्ता पड़ रहा है इस तरीके की गंभीर चुनौती से। चहल साहब, जो बात बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं, उसके बाद थोड़ा भरोसा बढ़ता है क्या? कोरोना की वैक्सीन को लेकर संकट नहीं आने वाला है? देखो, कोरोना का वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन में फर्क ये है, मेरी राय में कोरोना का वैक्सीन एक नेशनल पॉलिसी होना चाहिए। इसमें स्टेट, प्राइवेट प्लेयर्स और सेंटर को बैठ के एक दाम एक कंट्री में करना चाहिए। वैक्सीन अवेलेबिलिटी करनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का कह रहे हैं कि सेंटर सरकार ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, ऐसे वैक्सीन का भी एक सिंगल पॉलिसी होना चाहिए। एटलीस्ट जो 2 इंडियन वैक्सीन है, एक इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है और एक इंडिया में प्रोड्यूस्ड है, तो इन दोनों का एक प्राइस होके सबको होना चाहिए। दूसरी मेरी राय ये है कि सारे वैक्सीन को पेड होना चाहिए, एक मिनिमम दाम रखना चाहिए। जो अफोर्ड नहीं करता, सरकार उसको रिएम्बर्स कर दे। हमारे पास इतना अच्छा जनधन योजना अकाउंट्स है, सब कुछ है, पर एक बार सब पेड हो जाए तो उसे आसानी रहेगी। ठीक है, चहल साहब का सुझाव। डॉक्टर गांगुली साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो डॉक्टर चहल यहाँ पर कह रहे हैं? एक चीज बिल्कुल सही है। गोपाल जी, आपके पास आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर है हमारे साथ, प्रोफेसर एनके गांगुली, उनका रुख जान लेते हैं। जी गांगुली सर, कहें। देखिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर एक दूसरे देशों जैसा नहीं है हमारा। तो फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडोनेशिया का है, तो ये हमारे मिसाल है। इनमें स्टेट और सेंटर इकट्ठे मिलजुल के काम कर रहे हैं। स्टेट भी कुछ बीड़ा उठाते हैं, सेंटर भी कुछ बीड़ा उठाता है। और सेंटर का ये काम है कि वैक्सीन मुहैया कराना, सो दैट वैक्सीन अवेलेबिलिटी देश में हो जाए। उसके बाद वैक्सीन सेंटर अवेलेबल कराते हैं स्टेट्स को। स्टेट्स अगर एडिशनल कुछ करना चाहें तो वो उसके ऊपर कर सकते हैं। ये एक स्टेट को छूट है। साथ में प्राइवेट सेक्टर को छूट मिली है कि वो वैक्सीन 30% लोग इंडिया के प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीन ले सकते हैं, उनमें वो पे करने की क्षमता है। तो प्राइवेट सेक्टर को छूट दिए। प्राइवेट सेक्टर विदेशों के वैक्सीन कंपनी से एडवांस ऑर्डर देके वैक्सीन मंगा सकते हैं और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको वो वैक्सीन देंगे। सात स्टेट्स ने और भारत सरकार ने ये बोला हुआ है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाएंगे, उनको मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, तो जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन के फ्रंट पर, ऐसा प्रोफेसर गांगुली को लगता है।
तीन पैनलिस्ट जो पॉलिटिशियन है उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक अतुल शर्मा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जी अतुल, कहिए अपनी बात। सर, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक नॉमिनल कॉस्ट होगी तो गवर्नमेंट की भी हेल्प होगी इससे, और सब लोगों का भी फायदा होगा, क्योंकि नॉमिनल कॉस्ट हर कोई पे कर सकता है। तो नॉमिनल कॉस्ट पे कोई भी इससे परेशानी नहीं होगी। जो नहीं दे पाएंगे उनको रीइंबर्स भी कर सकते हैं, या उनके लिए सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पे फ्री में वैक्सीनेशन लगवाई जा सकती है। तो बस सबसे बड़ी मेन बात यही है कि सबको वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। 18 से अबव है, और 18 से जो छोटे हैं उनके लिए भी जल्दी ही रूल आना चाहिए कि उनके लिए वैक्सीनेशन आप करें कि हर किसी को वैक्सीनेशन वक्त की जरूरत है, नॉमिनल कीमत अगर रहे तो दिक्कत नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको सरकारें मुफ्त में मुहैया कराएं। डॉक्टर अंशुल अभिजीत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे साथ। अभी आपने सुना अपनी ही पार्टी के नेता और एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को, उनसे भी मैं यही सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था। सर, जब आप भी कहते हैं अपने राज्यों में कि हम कोरोना से लड़ने के लिए गंभीर हैं, तो वैक्सीनेशन को लेकर सियासत क्यों होती है? क्यों आप कहते हैं कि नहीं, हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, केंद्र सरकार हमको फ्री में दे दे? मतलब आप समझते हैं कि कांग्रेस ही गुनहगार है? ये तो यहाँ पर तो नहीं, देखिए रियासतें गुनहगार हैं। देखिए जब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ है तो जितनी भी सारी शक्तियां हैं इस कोविड को लड़ने के लिए, वो तो केंद्र सरकार में सीमित हो गई है ना। जितने भी हथियार हैं, जो शक्तियां हैं, जो पॉलिसी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई आपकी नेशनल प्लान कहाँ है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अगर आप नियम पढ़ेंगे तो पहला नियम यह है कि अंशुल अभिजीत जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं सर बीच में। जहां तक मुझे जानकारी है, आप मुझे सही कीजिएगा, राज्यों को यह अधिकार है कि उनको नाइट कर्फ्यू लगाना है, लॉकडाउन लगाना है, कितनी छूट देनी है, कितनी सख्ती बरतनी है। नेशनल पॉलिसी आपने अनाउंस की वैक्सीन की, उसमें भेदभाव हो रहा है। इतने सारे दाम क्यों हो रहे हैं? सरकार 50% एक दाम पे लेगी, फिर सरकारी अस्पताल में दूसरा दाम होगा। आप क्यों नहीं पहला ऐलान कर लेते कि ये मुफ्त में वैक्सीन का वितरण होगा? इसमें कोई ये दुविधा ही नहीं है। आप ये एक बार कह लीजिए कि मुफ्त में होगा, और ये जो रियासतों के बीच में जो आर्टिफिशियल कंपटीशन है, जो मुकाबला है, जो संघर्ष है, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। सियासत नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर अंशुल, क्या ये मुमकिन है कि आप केंद्र सरकार को कोसते हुए ये कहें कि देखिए वहां तो हम पैसा दे रहे हैं लेकिन हम आपको मुफ्त दे रहे हैं वैक्सीन? पॉलिटिक्स में तो वेलफेयर स्कीम्स चलती है ना, कहां जो सलाह केंद्र को दे रहे हैं वो आप राज्य के स्तर पर क्यों नहीं लागू कर देते हैं? देखिएगा फिर आपने तो ये ऐलान किया है, हमने छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी ऐलान किया है कि मुफ्त में होंगे, और पंजाब भी एक सकारात्मक कदम लेने वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, तो तीनों राज्यों में मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मुफ्त मिलेगी, लेकिन सरकार को ये ऐलान कर देना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में मुफ्त वैक्सीन मिले। मतलब बजटरी एलोकेशन है 30,000 करोड़ का, ये ज्यादा महंगा नहीं है। 50,000 60,000 करोड़ का मुफ्त वैक्सीन सारे व्यापक रूप से मिल सकता है पूरे देशवासियों को। ये सियासत क्यों करना चाहती है सरकार? गोपाल जी, समय खत्म हो रहा है, मुझे अनुराग भदौरिया का भी रुख करना है। वो मुस्कुरा रहे थे जब आप अपनी दलील दे रहे थे, लेकिन जो बात यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वो 30,000 करोड़ रुपए कब खर्च होंगे? वैक्सीनेशन का वादा तो आप भी कर रहे थे सर। 30,000 करोड़ से सरकार ऑक्सीजन भी मंगवा रही है, कई वैक्सीन को पूरे उन कंपनीज को डेवलपमेंट करने के लिए भी पैसा मुहैया करवा रहे हैं, और उसके डेवलपमेंट और उसके लिए रॉ मटेरियल, इन सब में नए नए प्लांट्स लगाने हैं, अलग अलग कंपनियों को भी सब तरीके से पैसा देना। देखो कोई एक चीज भदौरिया साहब, सुन लिया आपने बीजेपी का प्लान, बीजेपी का विजन जो आप सवाल खड़ा कर रहे थे? आप संतुष्ट हैं दलील से? पूरा वैक्सीन पे डेवलप किया है। प्लान ये आपने जब से ऐसे नहीं डेवलप हो गया। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि सूप बोले तो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये जब से आए हैं टीवी डिबेट में, आपकी जितनी देर से आए सबको बता रहे हैं होमवर्क करके नहीं आते, होमवर्क करके नहीं आते। अरे प्रभु, आपने होमवर्क कर लिया होता ना 1 साल पहले तो कोविड से इतने लोगों की मौतें नहीं होती। आपने हॉस्पिटल में गैस प्लांट की व्यवस्था कर दी होती, वेंटिलेटर और बेड की ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली होती, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती, तो देश में इतने लोगों की कोरोना काल से मौतें नहीं होती। सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग नहीं की। अगर आपने सही प्लानिंग की होती तो आज देश में कोरोना काल से हाहाकार नहीं मचा होता। 1 साल पहले कोरोना काल इस देश में आया हुआ है, आप दूसरे को होमवर्क बता रहे हैं। कहते बोले चलनी बोले 72 छेद। अनुराग भदौरिया, पहले इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए सर। तो जो गोपाल कृष्ण अनुराग भदौरिया ने क्या कोरोना का वैक्सीन लगाया है, लगवाया है, नहीं लगवाया है?
और आपके नेता ने। मैं उनसे देखिए, गोपाल जी को मैं जो सवाल पूछूंगा, गोपाल जी को तो डाइवर्ट करना है। गोपाल जी जनता की बात कहां करना चाहते हैं? उनको सब इंडिविजुअल करके डिबेट में करना। मैं कहता हूं कि लोगों की मौतें हो रही है, आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी क्या? आपने यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की क्या? बताइए ना मुझे। आपने बेड की व्यवस्था की क्या? वेंटिलेटर की व्यवस्था की क्या? आपने हॉस्पिटल की व्यवस्था की क्या? अनुराग भदौरिया, हाँ ना में जवाब दे दीजिए, फिर आगे सवाल कर लीजिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल से क्या दिक्कत है? मचाए, मध्य प्रदेश में मचाए, लोगों की मौतें हो रही हैं। आपको लोगों की मौतें की चिंता नहीं है? चिता जल रही है, आपको नहीं दिखाई पड़ते? अनुराग भदौरिया दिखाई पड़ेंगे, आपको वक्तव्य दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आप राजनीति करना चाहते हो। आप जनता की बात नहीं करना चाहते, आप इंडिविजुअल की बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जनता से लेना देना नहीं है। अनुराग भदौरिया, हाँ ना में बता दीजिए ना सर। गोपाल जी माफ कीजिएगा, 1 साल पहले अनुराग भदौरिया, क्या आपने वैक्सीन लगवाया या नहीं लगवाया? होमवर्क करके आपने अब तक, सुन तो लीजिए, होमवर्क करके मेरी बात सुन लीजिए, होमवर्क करके हाँ या ना बता दीजिए सर। ठीक कर दिया होता। और मैंने दोबारा से बोल रहा हूं कि देश के वैज्ञानिकों पे मुझे पूरा भदौरिया साहब, हाँ या ना? देश की वैज्ञानिक का वैक्सीन लगाने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अरे मैं आपसे बोल रहा हूं, देश की उसी पे तो प्रश्न उठाया था। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे उंगली उठा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, जो इनका भ्रष्टाचार वाला सिस्टम है, कुत्ता आप इंजेक्शन लगा देते हो, इसमें सुधार करो ना। जवाब सुधार करो ना कि किस तरह से आपने भ्रष्टाचार घोटाले में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए अनुराग जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि आप गलतफहमी फैला रहे हैं यहाँ पर। हालांकि कुछ सवाल आप खड़े कर रहे हैं जिनका जवाब शायद बीजेपी अपने हिसाब से दे रही हो। देश की बहस में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जो सवाल आपने पूछा था वो ये था कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर राजनीति करना क्या उचित है। 90% लोगों ने कहा है कि नहीं, कोरोना की वैक्सीन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चलिए, जाने से पहले एक जरूरी खबर। इस मुश्किल हालात में जब एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर दिख रहा है। इसीलिए जान बचाने की मुहिम के लिए न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं तो आपकी मदद लोगों की जिंदगी बचा सकती है। आपकी मदद लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा आपका अपना चैनल न्यूज नेशन। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर प्लाज्मा डोनर डिटेल भेजें और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएं। देश की बहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।